Back everyone and good morning to all of you friend. uh, Standard 12th and subject economics. Still today we already completed the chapter 1 to chapter 5. The last chapter, that is the chapter number 5, and in your first examination the syllabus contains the chapter number 1st to chapter number 5, and now we will going for the next chapter, that is the chapter number 6, and the name is the unemployment. The chapter unemployment contains various topics. There are five topics. That is the first one, meaning of unemployment, then types of unemployment, causes of unemployment, and measures to reduce unemployment. The last one, that is the state programs to solve the unemployment programs. तो फ्रेंड यहाँ पे इस चैप्टर के पहले हम सिलेबस की बात करें तो 30% सिलेबस इज रिड्यूस्ड फ्रॉम योर होल सिलेबस, एंड इन दिस चैप्टर एंड सम ऑल्सो क्वेश्चन इज डिडक्टेड, दैट इज कैंसलेशन क्वेश्चंस, एंड सेक्शन वाइज और चैप्टर वाइज वेटेज की बात करें इस चैप्टर की, तो इस चैप्टर का वेटेज है बोर्ड की एग्जामिनेशन के अंदर 10 मार्क्स का। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मार्क्स ही है, क्योंकि 10 मार्क्स, दैट इज़ द 10% ऑफ योर सब्जेक्ट। और सेकेंड थिंग कि अगर हम यहाँ पे सेक्शन वाइज वेटेज की बात करें तो सेक्शन ए, तो सेक्शन एक में दो क्वेश्चन पूछ सकते हैं फ्रॉम द चैप्टर नंबर 6, यानी कि 2 मार्क्स। चैप्टर नंबर बी की बात करें तो एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं और सिंगल मार्क्स। सेक्शन सी की बात करें तो दो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो 4 मार्क्स होगा, क्योंकि सेक्शन सी ईच क्वेश्चन कंटेंट्स 2 मार्क्स। एंड सेक्शन डी की बात करें तो एक क्वेश्चन और वो भी 3 मार्क्स का। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 3 + 4 7, 7 + 1 8, एंड 8 + 2 9, 9 एंड 10। तो 10 मार्क्स का यहाँ पे जो वेटेज है इस चैप्टर का इन बोर्ड एग्जामिनेशन, और यहाँ पे मैंने आपको सेक्शन वाइज भी वेटेज की बात कर दी। अब यहाँ पे हम चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 6, दैट इज द अनएम्प्लॉयमेंट। तो सबसे पहले फ्रेंड हम यहाँ पे मीनिंग देख रहे हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो आपने सुना ही होगा, जनरली उनके मीनिंग की बात करें तो कि अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि काम नहीं मिलना। तो यहाँ पे हमें पता है कि अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि आपको काम नहीं मिल रहा है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि इट इज़ अनएम्प्लॉयमेंट। लेकिन फ्रेंड अगर आप काम कर रहे हो कहीं पे भी और वहाँ से आपको समझो कि निकाल देने जा रहे हैं, कि कंपनी से आपको क्या कर रहे हैं, वो लोग अलविदा कर रहे हैं, तो आप अब अनएम्प्लॉयमेंट हो रहे हो, तो आपको समझो कि काम करने की इच्छा है, आपकी तैयारी है, आपकी शक्ति है, जो भी आपको सैलरी मिल रही उस सैलरी के बेस पे आप काम करने के लिए रेडी हो, लेकिन आपको काम नहीं मिल रहा, तो आप अनएम्प्लॉयमेंट हो। लेकिन अगर सेकंड थिंग की हम बात करें कि आपको कोई काम करना ही नहीं है और तो आपको काम नहीं मिल रहा है, तो आप अनएम्प्लॉयमेंट नहीं हो। आप यहाँ पे हम पूरा क्वेश्चन देखेंगे, आपको उनके बाद आपको पता चल जाएगा। तो सबसे हम पहले यहाँ पे देखते हैं कि मीनिंग ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन अ कॉमन parlance, अनएम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन वेयर अ पर्सन इज विलिंग टू वर्क बट डजंट गेट वर्क। यानी कि फ्रेंड जो भी बंदा है उनको काम करना है, विलिंग टू वर्क बट डजंट गेट वर्क, यानी कि काम नहीं मिल रहा है। Unemployment is not only problem of labor but other factor of production can also be unemployed। तो फ्रेंड हम यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो वी नो दैट देर आर 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। द फर्स्ट वन दैट इज द लैंड, लेबर, कैपिटल एंड सॉरी, जो चार अलग अलग फैक्टर की बात करें तो चारों फैक्टर की बात करें तो कैपिटल, लैंड एंड लेबर, और इन तीनों की बात करें एंड द लास्ट वन दैट इज द एंटरप्रीनियर। तो फ्रेंड चारों फैक्टर की बात करें, चारों फैक्टर अनएम्प्लॉयमेंट हो सकते हैं, लेकिन इस चैप्टर को समझने के लिए हम सिर्फ एक फैक्टर को कंसीडर कर रहे हैं, दैट इज द लेबर। But commonly, unemployment is seen in relation to labor only. So here we will define unemployment keeping in mind labor. According to Professor Pigu, a person can be called unemployment only when he is willing to work but not able to find work। यानी कि फ्रेंड जो भी बंदा है उनको काम करना है बट काम नहीं मिल रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है। अगर उनको काम नहीं करना है और काम नहीं मिल रहा है, तो वहाँ पे हम अनएम्प्लॉयमेंट नहीं गिन सकते। इन शॉर्ट, अनएम्प्लॉयमेंट, प्लीज फ्रेंड कम ऑन पेज नंबर 66। इन शॉर्ट, अनएम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन वेयर a person is ready and capable of working at a current wage rate
बट डज नॉट गेट वर्क। यानी कि फ्रेंड जो भी पर्सन है उस पर्सन काम करने के लिए रेडी है, काम करने के लिए कैपेबल भी है, लेकिन उनको काम नहीं मिल रहा है, डज नॉट गेट वर्क। According to above definition, at a current wage rate, a person is eager and ready to work, but is deprived of work, then he is said to be unwilling unemployment और compulsory nature of unemployment। यानी कि फ्रेंड जो बंदा है उनको काम करना है, यस, जो भी उनको सैलरी मिले, जो भी वेजेस मिले, उस वेजेस पे वो काम करने के लिए रेडी है, बट उनको काम नहीं मिल रहा है, देन इट इज कॉल्ड अनविलिंग अनएम्प्लॉयमेंट या तो कंपल्सरी नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। सिमिलरली इफ पर्सन इज नॉट विलिंग एंड रेडी टू वर्क, यानी कि फ्रेंड सिमिलरली हम दूसरी साइड की यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो भी बंदा है उनको काम करने की इच्छा भी नहीं और काम करने के लिए रेडी भी नहीं है, एंड नॉट गेटिंग वर्क, देन इज सेड नॉट टू बी अनएम्प्लॉयमेंट, तो उनको हम अनएम्प्लॉयमेंट बोल सकते नहीं है। दिस टाइप ऑफ पर्सन इज सेड टू बी वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयड। लेकिन यहाँ पे तो भी एक नाम दिया हुआ है इस अनएम्प्लॉयमेंट को कि इट इज़ अ वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयड, यानी कि उनको काम नहीं करना है और काम नहीं मिल रहा है। और जो कंपलसरी नेचर की बात करें तो वहाँ पे काम करना है लेकिन काम मिल रहा नहीं है। तो हम याद रखेंगे फ्रेंड कि अनविलिंग अनएम्प्लॉयमेंट या तो जो कंपलसरी नेचर की बात करें तो काम करना है, यस, काम मिल रहा है नहीं, और जो वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयड की बात करें तो काम भी नहीं करना है और काम नहीं मिल रहा है। According to this definition, children, elderly people, weak people, and people who do not want to work are not part of the active workforce but cannot be set unemployed। तो फ्रेंड यहाँ पे जो एक्टिव वर्कफोर्स की बात करें, एक्टिव वर्कफोर्स यानी कि जो लोग काम कर सकते हैं, तो यहाँ पे जो अलग अलग एग्जाम्पल दिए हुए कि चिल्ड्रन है या तो एल्डरली पीपल या तो जो वीक पीपल है कि वो लोग काम नहीं कर सकते। वी नो दैट कि चिल्ड्रन की बात करें तो चिल्ड्रन कोई भी बच्चा हो छोटा, वो लोग काम नहीं कर सकते। एल्डर यानी कि जो बूढ़े लोग हैं वो भी काम कर सकते नहीं है, और जो वीक पीपल है वो भी नहीं काम कर सकेंगे, तो वो लोग एक्टिव वर्कफोर्स नहीं है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि वो अनएम्प्लॉयड भी नहीं है। दिस इज वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट इज नॉट अ प्रॉब्लम। यानी कि फ्रेंड हमारी कंट्री की इकोनॉमी के लिए हम बात करें तो जो वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट है वो कोई प्रॉब्लम कंट्री के लिए नहीं है, क्योंकि वो लोग काम करना चाहते भी नहीं है और काम नहीं मिल रहा है, या तो काम कर सकते भी नहीं है, इसीलिए उन लोगों को काम नहीं मिल रहा है। The term unemployment is understood in the terms of supply of active workforce। यानी कि फ्रेंड अगर हमें अनएम्प्लॉयमेंट को समझना है तो हम जो भी वर्कफोर्स एक्टिव वर्कफोर्स है उनको बेस बना के यहाँ पे हम अनएम्प्लॉयमेंट को समझने की ट्राई करेंगे। एक्टिव वर्कफोर्स सप्लाई इंक्लूड्स पीपल इन द एज ग्रुप ऑफ 15 टू 64 ईयर्स। यानी कि फ्रेंड जो एक्टिव वर्कफोर्स है उनकी बात करें तो उसमें कौन से एज ग्रुप के लोग हो गए, 15 टू 64। From the meaning of unemployment, it can be said that unwilling unemployment or a compulsory unemployment is only a problem। तो फ्रेंड हमारी कंट्री के इकोनॉमी के लिए अगर हम बात करें तो जो अनविलिंग या तो जो कंपलसरी अनएम्प्लॉयमेंट है वही प्रॉब्लम है, बाकी जो वॉलंटरीली अनएम्प्लॉयड है कोई हमारी कंट्री के इकोनॉमी के लिए प्रॉब्लम नहीं है। इन इंडिया ऑल्सो अनएम्प्लॉयमेंट हैज़ बिकम अ सीरियस इकोनॉमिक प्रॉब्लम। यानी कि फ्रेंड इंडिया के अंदर अगर हम बात करें तो जो अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है वो बहुत सीरियस इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। एन unemployed person is economically dependent and cannot live in a society with the dignity। फ्रेंड अगर जो आपकी सोसाइटी में, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ कि आपकी सोसाइटी में कोई ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट पर्सन होगा तो आपने देखा होगा कि उनकी कोई इज्जत सोसाइटी में होगी नहीं। दैट्स वाई प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज नॉट ओनली इकोनॉमिक प्रॉब्लम बट कैन क्रिएट अ सोशल, एथिकल एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स। यानी कि फ्रेंड जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो सिर्फ इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं है, इकोनॉमिक के साथ साथ वो सोशल, एथिकल एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स भी वहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे हमने जो अलग अलग पॉइंट की बात करें, द मीनिंग ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में डिस्कशन किया, और हम यहाँ पे मैं आपको 2 या तो 2 से 2.5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। विद इन 2 मिनट्स प्लीज़ रीड द मीनिंग ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, प्लीज़ रीड इट।
Welcome back everyone. The next question, that is the types of unemployment. While discussing the nature or types of unemployment, it is necessary to know the nature of economy, because the nature of unemployment is a different in a developed and developing economy. तो फ्रेंड यहाँ पे अलग अलग इकोनॉमी की हम बात कर रहे हैं, डेवलप इकोनॉमी एंड डेवलपिंग इकोनॉमी। तो दोनों कंट्री के अंदर, दोनों इकोनॉमी के अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट का नेचर है वो क्या होगा, अलग। Generally, in a developed countries, lack of effective demand resulted from trade cycle creates unemployment। यानी कि फ्रेंड जो डेवलप नेशन है लाइक यूएसए, ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा, तो वहाँ पे क्या होगा कि जो डेवलप नेशन है वहाँ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रहा है ड्यू टू लेक ऑफ इफेक्टिव डिमांड। यानी कि अगर डिमांड क्या हो रही है, डिक्रीज, तो आपको पता होगा कि अगर डिमांड डिक्रीज होगी तो प्रोडक्शन भी हमें क्या करना पड़ेगा, वो डिक्रीज, और उनसे क्या होगा कि जो अनएम्प्लॉयमेंट होगा वो इंक्रीज होगा। दिस इज मेनली फॉर शॉर्ट टर्म। यानी कि फ्रेंड जो डेवलप नेशन के अंदर जो भी अनएम्प्लॉयमेंट आ रहा है वो शॉर्ट टर्म के लिए ही होता है। इन डेवलप्ड कंट्रीज जनरली वी फाइंड साइक्लिकल एंड फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। प्लीज़ फ्रेंड मेक अंडरलाइन कि डेवलप कंट्री की हम बात करें तो वहाँ पे कौन से अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं, साइक्लिकल एंड फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, विच कैन बी सॉल्व बाय इंक्रीजिंग इफेक्टिव डिमांड। यानी कि अगर समझो कि हमें जो भी यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रहा है उनको सोल्व करना है तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पे कि डिमांड में कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। वेर एज इन अ कंट्री लाइक इंडिया, बिकॉज ऑफ हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, लेबर सप्लाई कॉन्स्टेंटली इंक्रीजेज, बट ऑन द अनदर हैंड द स्ट्रक्चर लिमिटेशन एम्प्लॉयमेंट रेज एट अ लोअर पेस विच गिव राइज टू प्रॉब्लम ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट। यानी कि फ्रेंड जो डेवलपिंग नेशन लाइक इंडिया की बात करो तो इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, वी नो दैट। तो पॉपुलेशन अगर समझो कि बढ़ रही है तो उससे क्या होगा कि जो भी यहाँ पे फोर्स है, लेबर सप्लाई, वो भी क्या होगा यहाँ पे इंक्रीज। और लेबर सप्लाई अगर इंक्रीज हो रहा है लेकिन सामने जितना लेबर सप्लाई आ रहा है उतना यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं हो रहा है, तो उससे क्या होगा कि अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। दैट मीन्स अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज अ स्ट्रक्चरल इन नेचर एंड फॉर लॉन्ग टर्म। तो फ्रेंड जो डेवलपिंग नेशन में जो भी यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रहा है और लॉन्ग टर्म के लिए अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, और जो डेवलप नेशन लाइक यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, तो वहाँ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा वो शॉर्ट टर्म के लिए होगा। दिस कैन बी सॉल्व बाय इंट्रोड्यूसिंग इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल चेंजेस और थ्रू डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी। तो फ्रेंड अगर समझो कि हमें डेवलपिंग नेशन में इस प्रॉब्लम को सोल्व करना है तो जो भी हमारी इकोनॉमी के अंदर है वहाँ पे हमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, सोशल या तो पॉलिटिकल चेंज, और डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्ट्रक्चरल फैसिलिटी, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर की जो फैसिलिटी है वो भी हमें यहाँ पे इम्प्रूव करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर समझो कि हमें टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को समझना है तो उनके पहले एक जो राज कृष्णा कमेटी का रिपोर्ट था, उस कमेटी ने जो यहाँ पे अलग अलग 4 मेजर्स दिए हुए थे, उस 4 मेजर्स को भी हमें समझना पड़ेगा। तो फ्रेंड हमें यहाँ पे याद रखना है कि टू नो द नेचर एंड टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, श्री राज कृष्णा कमेटी यानी कि आरके कमेटी रिपोर्ट इन 2011-12 हैज़ गिवन 4 मेजर्स। तो यहाँ पे जो अलग अलग चारों मेजर्स उनकी उनके बारे में बात कर रहे हैं। द फर्स्ट वन दैट इज़ द टाइम, इनकम, विलिंगनेस एंड प्रोडक्टिविटी, इट इज़ द फोर्थ वन। तो फ्रेंड इस चारों पॉइंट को हम पहले समझेंगे, चारों मेजर को, एंड देन वी विल गोइंग फॉर द टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। द फर्स्ट वन दैट इज़ द टाइम। तो फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि टाइम की हम बात कर रहे हैं, लेस देन 28 आवर्स अ वीक एंड मोर देन 28 एंड लेस देन 42 आवर्स। यानी कि यहाँ पे हम अलग अलग दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। द फर्स्ट वन दैट इज़ द लेस देन 28 आवर्स एंड ग्रेटर देन 28 एंड लेस देन 42, यानी कि 28 to 42 आवर्स। तो फ्रेंड अगर समझो कि हमें वीक के अंदर विद इन अ 1 वीक हमें अगर 28 आवर्स से कम काम मिल रहा है, ही इज सेड टू बी इंटेंसिवली अनएम्प्लॉयड। एंड अगर समझो कि हमें 28 आवर्स से ज़्यादा
और 42 आवर्स से कम काम मिल रहा है तो दे आर कंसिडर एज अ लेस इंटेंस अनएम्प्लॉयड। तो फ्रेंड यहाँ पे सिंपल ही है कि अगर समझो कि टाइम को हम यहाँ पे बेस बना रहे, इफ एनी पर्सन हैज़ अ विलिंग एंड कैपेसिटी टू वर्क बट डज नॉट गेट वर्क फॉर मोर देन 28 आवर्स अ वीक, यानी कि उनको काम करना है लेकिन 28 आवर्स से ज़्यादा उनको काम नहीं मिल रहा है, he is said to be intensively unemployed. But those who are employed for more than 28 hours and less than 42 hours in a week, then they are considered as a less intense unemployed. द सेकेंड मेजर दैट इज द इनकम। तो फ्रेंड अगर हम इनकम की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो इनकम में क्या होगा कि अगर आपकी जो कैपेसिटी है और अगर आपको जो अपनी प्राइमरी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए जितनी इनकम की ज़रूरी है उतनी इनकम आप कमा नहीं रहे हो और उससे कम इनकम अगर आप कमा रहे हो, तो यहाँ पे हम उनकी बात कर रहे हैं। व्हेन अ पर्सन गेट्स वेरी लेस इनकम which cannot solve the problem of his poverty, then from income point of view he is a poor. In a rural India especially this type of poverty is seen. तो फ्रेंड प्लीज मेक अंडरलाइन, इन रूरल इंडिया स्पेशली दिस टाइप ऑफ, यानी कि इनकम जो पॉइंट ऑफ व्यू से जो पोवर्टी है या तो जो अनएम्प्लॉयमेंट हो कहाँ पे ज़्यादा दिख रहा है, इन द रूरल एरिया। For example, a person required rupees 30,000 per month for satisfying the primary need of his family, but earning only 15,000 यानी कि 15,000 रुपीज़ वो कमा रहा है। दैट इज़ द 50% ऑफ हिज प्राइमरी नीड, यानी कि उनकी जो सैलरी की हम बात करें फ्रेंड तो 30,000 की ज़रूरत है फॉर दी सेटिस्फाइंग नीड, लेकिन उनकी सैलरी यहाँ पे कितनी है, ओनली 15,000। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट is based on income. The third one, that is the willingness. When a person is eligible of get good job but see he does not get job as per his eligibility and accept lower cadre job and gets very less income from this job, then he is underemployed if she has to work as a clerk. यानी कि फ्रेंड कि विलिंगनेस की हम यहाँ पे बात करें कि अगर सीए की आपके पास डिग्री हो लेकिन आप जो वर्क या तो आप जो काम कर रहे हो क्लर्क का काम कर रहे हो, दैट इज़ द विलिंगनेस, कि आपके पास जो एलिजिबिलिटी है, आपके पास जो क्वालिफिकेशन है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत हाई है, लेकिन उस टाइप के जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन है उस टाइप का आपको काम नहीं मिल रहा है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि इट इज़ अ अंडर एम्प्लॉयमेंट। एंड द लास्ट वन दैट इज़ द प्रोडक्टिविटी। तो फ्रेंड प्रोडक्टिविटी में क्या होगा कि आपकी जो कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा है प्रोडक्शन करने के, लेकिन आपको उतना काम नहीं मिल रहा है, दैट इज़ द प्रोडक्टिविटी। व्हेन अ लेबरर इज अ वर्किंग विथ लेस देन इज एक्चुअल प्रोडक्टिविटी, देन प्रोडक्शन इज अ लेस देन इज प्रोडक्टिव कैपेसिटी। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन कैन मेक 20 मीटर क्लॉथ्स इन अ डे बट गेट्स अ जॉब वेर ही कैन मेक ओनली 10 मीटर क्लॉथ्स। तो फ्रेंड यहाँ पे जो भी एक बंदा है उनकी कैपेसिटी है प्रोडक्शन करने की 20 मीटर्स की, लेकिन उनको सिर्फ काम मिल रहा है 10 मीटर्स का, तो हमें पता है कि वो 10 मीटर्स ही काम कर सकेगा, तो यहाँ पे उनकी प्रोडक्टिविटी तो ज़्यादा है लेकिन उनको काम नहीं मिल रहा है। तो फ्रेंड यहाँ पे जो राजकृष्ण कमेटी ने 2011-12 में जो रिपोर्ट दिया था उनके बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे थे, और बाकी के आगे जो टाइप्स है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो इस लेक्चर को हम यहाँ पे एंड कर रहे हैं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड एंड टेक केयर, बाय बाय।